आपने मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया, आपने लिक्विडिटी सीख ली, आपने सेशंस की लिक्विडिटी सीख ली, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेटअप कैसे बनाते हैं या एंट्री कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट 5 स्टेप सेटअप जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। आइए इस सेटअप को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो अगर हम इस कंप्लीट 5 स्टेप सेटअप की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम स्टेप 1 में सीखने वाले हैं वो है डेली बायस प्लस मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपको बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर आपको उसके बाद लिक्विडिटी इसके साथ ऐड करनी पड़ेगी या बाकी कॉन्सेप्ट्स ऐड करने पड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। तो डेली बायस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन किस साइड है। क्या मार्केट अभी अप साइड ही डायरेक्शन में जा रहा है, या मार्केट अभी डाउन साइड ही डायरेक्शन में जा रहा है, या मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन में जा रहा है। तो इसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो डेली बायस को फाइंड करने के 2 तरीके हमारे पास है। जो पहला तरीका हम यहाँ पर सीखने वाले हैं उसमें हम यूज करने वाले हैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम के साथ 4 आवर। इसके बाद जो हमारे पास स्कैल्पर्स है और इंट्राडे होल्डिंग ट्रेडर्स है उनके लिए जो हमारे पास बायस है वो स्टार्ट होता है 4 आवर और 1 आवर का, यानी कि आप 4 आवर का व्यू, 1 आवर का व्यू और इसकी फिर एंट्रीज 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वीकली, डेली और 4 आवर का सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी यूरो यूएसडी के 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है। सबसे पहले यहाँ से हम एनालिसिस और बायस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है कि कौन सी लेवल की लिक्विडिटी ली गई है, कौन सी लेवल की लिक्विडिटी नहीं ली गई है, और रिसेंट 2-3 महीने का ही आपको चार्ट देखना है, उससे ज्यादा चार्ट आपको यहाँ पर नहीं देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो चार्ट बच रहा है अभी तक के लिए वो ये है कि इस लेवल की अगर लिक्विडिटी थी तो वो इस पॉइंट पे खत्म हो चुकी है। तो इस चार्ट पे अगर मुझे वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी तो मैं इस पॉइंट से लेकर रिसेंट पॉइंट तक इसको एनालाइज करूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो अभी मार्केट का जो व्यू है वो कंसोलिडेटिंग यहाँ पर मैं देख रहा हूं, और जो ओवरऑल मार्केट का व्यू है वो यहाँ पर अप ट्रेंडिंग व्यू है। यानी कि जब आप नीचे के टाइम फ्रेम्स पे आएंगे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम होगा, आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम होगा, तो वहां पर आपको ये सारा चार्ट देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आ जाता हूं अब डेली टाइम फ्रेम पे, और अब हम अपना व्यू जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर नीचे आया है। यानी कि 1 वीक के कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट पहले हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन वो लिक्विडिटी फेल हो चुकी है। दैट मीन्स जो अब मार्केट का डायरेक्शन है या जो मार्केट का अभी व्यू है वो बेरिश डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अगर यहाँ पर एक लिक्विडिटी लेवल है और उस लिक्विडिटी लेवल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, फिर अगर मार्केट लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पर दोबारा ऊपर जाता है और फिर दोबारा नीचे आता है, यानी कि फेल हो जाती है लिक्विडिटी, तो वहां पर हम कहते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। दैट मीन्स पहले यहाँ पर जो व्यू था वो बुलिश का व्यू था। अब रिसेंट में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का व्यू है वो बेरिश प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। दैट मीन्स डेली टाइम फ्रेम से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो अभी बेरिश ट्रेंड की तरफ है। और अगर हम 1 वीक और 1 डे टाइम फ्रेम को आपस में कंबाइन करें तो जो मेरा व्यू बन रहा है वो है साइडवेज टू बेरिश मार्केट, यानी कि ओवरऑल हम यहाँ पर साइडवेज मार्केट में है और हमारा जो रिसेंट का व्यू है वो बेरिश साइड का है। दैट मींस मार्केट किसी मेजर लिक्विडिटी को टारगेट करके फिर बड़े साइड का व्यू, यानी कि जो इसका अप ट्रेंडिंग व्यू है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब हम लोएस्ट टाइम फ्रेम की एनालिसिस के लिए यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूरो यूएसडी के 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर मार्केट इन लेवल्स की लिक्विडिटी ले गया है और उसके बाद वो लिक्विडिटीज को वो फेल कर चुका है, इसकी भी लिक्विडिटी ले गई है। अब जो रिसेंट का मेरा मार्केट है वो यहाँ से यहाँ तक मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स की लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। अब बस जो लिक्विडिटी लेवल बची है वो हमारी नीचे ये लेवल है, यानी कि इन लेवल्स को मुझे ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो मैं रिसेंट का मार्केट देखूंगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये मूव जो है ये इस लेवल से आया था। दैट मीन्स अब जो मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम है इस पर मैं अगर एनालिसिस करूंगा तो वो बस सिर्फ इतने चार्ट की मैं एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पर मैं और एक बॉक्स बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम चार्ट्स की एनालिसिस किस पॉइंट से कहां तक फिर
शुरू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा अभी टोटल व्यू बन रहा है। तो इसकी जो आउटर लाइनिंग है उसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम्स का बॉक्स है। तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो व्यू है वो बेरिश है, और बेरिश व्यू होने का मतलब होता है कि मार्केट में आपके हाईज वैलिड है और आपकी जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अभी हाईज पे है। दैट मीन्स अभी मुझे रिसेंट के हाईज मार्क करने की जरूरत है। दैट मीन्स मैं इस हाई को मार्क कर सकता हूं और मैं इस हाई को मार्क करता हूं। अभी हम लिक्विडिटी लेवल्स नहीं देखेंगे, वो हम किसी आगे के स्टेप में देखेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी ये मेरा एक पॉइंट है जो मेरे लिए वैलिड है, ये एक पॉइंट है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस लो का ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और हमें पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर आया, तो इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, फिर से मार्केट ऊपर आता है। दैट मीन्स मार्केट ने यहाँ पर इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मार्केट का मूव यहाँ तक आया। दैट मीन्स हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक पुल बैक दे सकता है। तो पुल बैक आइडेंटिफाई करने के लिए या कहां तक पुल बैक आ सकता है, तो आप रिसेंट स्विंग के टॉप से उसके बॉटम तक यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये मोमेंटम फास्ट है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 38% की लेवल से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये एक जोन है जहां से हम अभी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं एज ए सप्लाई जोन की तरह अभी मार्क कर सकता हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी हटा देता हूं, और अब यहाँ तक ये हमारा व्यू रहा कि अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूं, दैट मीन्स तो मुझे मिनिमम वेट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक पुल बैक देगा, और पुल बैक देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। और सेलिंग उसके बाद जो हमारा मिनिमम टारगेट रहता है वो 1:3 का रहता है, या हमें पता है कि जो हमारे पास लो होता है उसका यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। दैट मीन्स 1:6 या 1:7 के ट्रेड्स यहाँ पर हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक तरीका डेली बायस फाइंड करने का, जिसमें हम वीकली टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम तक आ जाते हैं। तो इसके बाद अगर आप स्कैल्पर हो या आप इंट्राडे में ही ट्रेड करते हो तो दैट मीन्स आपका बायस जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट होगा, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम होगा, फिर 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे आपको देखना है, और ये एंट्री के आपके टाइम फ्रेम्स रहेंगे। तो अगर मैं इसी चार्ट पर आगे देखूं हमारा 4 आवर से बायस अप टू 1 आवर तक, तो 4 आवर तक मैं अभी देख रहा हूं कि मेरे पास इतना मार्केट बचा था जो मैंने अभी बॉक्स में रखा है। तो आपको बॉक्सेस में इस चीज को रखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि मुझे कितने मार्केट की एनालिसिस करनी है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि अगर मैं इस चार्ट को यहाँ पर छोटा करूं तो लोग क्या गलती करते हैं, वो इस लेवल को भी मार्क करेंगे, वो लोग जो है वो इस लेवल को भी मार्क करेंगे। आप खुद देखो, यहाँ तक अगर मार्केट आएगा भी तो कम से कम 5-6 महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो इतना दूर मार्क करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये लेवल्स पे आपकी एनालिसिस करना बिल्कुल बेकार है। हाँ, आप ड्रॉ करके रख सकते हैं लेकिन अभी के लिए वो इनवैलिड रहता है। तो रिसेंट में आप उतने ही चार्ट की एनालिसिस किया करें जितना चार्ट आपके पास बना है, जहां तक आपकी लेवल्स जो है वो अनमिटिगेटेड है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी एनालिसिस इसलिए नहीं की क्योंकि ये एक लिक्विडिटी लेवल थी जिसने अपना काम किया है। इसकी एनालिसिस मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि इसने भी अपना काम किया है। तो मिटिगेटेड लेवल्स की एनालिसिस करना मार्केट में इनवैलिड होता है, और अगर आप इसको डेली बायस फाइंड करने में यूज करते हो तो आपकी एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा गलत हो सकती है। तो 4 आवर पे इतना व्यू देखने के बाद मैं 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ, और 1 आवर पे मुझे क्या पता है कि मार्केट यहाँ पर एक लिक्विडिटी देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली भी आपको देखना होता है तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यूज करते हैं, जो कि मैं आपको आगे के स्टेप्स में दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स भी हमें यहीं पर एक लिक्विडिटी जोन की आइडेंटिफिकेशन दिखाते हैं। तो मैंने आपको एक मॉडल सिखाया था सप्लाई एंड डिमांड जोन के ट्रेडिंग में, जिसको हम कहते हैं DBD मॉडल। अब ये DBD मॉडल क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले मार्केट में एक ड्रॉप होता है, फिर उसके बाद मार्केट में एक बेस बनती है, फिर उसके बाद मार्केट में फिर से ड्रॉप आ जाता है। तो इसका मतलब होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप मॉडल। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप मॉडल में अगर आपकी एंट्री ऑलरेडी मिस हो चुकी है तो आपको हमेशा वेट करना पड़ता है कि जो हमारी बेस है यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन हो, तो उस लिक्विडिटी जोन में मार्केट दोबारा आकर वहां से गिरता है। तो सेम सिनेरियो अभी हमारे पास यूरो USD के रिसेंट चार्ट में हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट हमें एक सप्लाई जोन दिखा रहा है या एक लिक्विडिटी एरिया दिखा रहा है। तो मार्केट यहाँ अप्रोच कर सकता है और मार्केट यहाँ से गिर सकता है। दैट मीन्स
हम अभी यहाँ पर बाइंग की भी एंट्री देख सकते हैं। अगर हम नीचे से बाय करेंगे अप टू दिस पॉइंट, तो उन ट्रेड्स को परफॉर्म करने के लिए आपको अब लोअर टाइम फ्रेम पे आना पड़ता है। दैट मीन्स फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर देख सकता हूँ अपनी स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पॉइंट से ऊपर मैं बुलिश हूं, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे बुलिश अबव दिस। तो बुलिश अबव दिस लिखने के बाद आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आओगे और यहाँ पर आप हायर लोज की क्रिएशन या लोअर लोज की लिक्विडिटी की क्रिएशन देखोगे। तो सिंपली यहाँ पर आप अपना एक व्यू बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक रीसेंट हाई है। तो अगर ये रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट दोबारा नीचे आया और इसका फिर से ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स यहाँ से हम अपने बाइंग के ट्रेड्स परफॉर्म कर सकते हैं अप टू दिस पॉइंट, जो हमारे पास 1:6 का ट्रेड बन रहा है। अगर ये ऊपर के लिए पहले नहीं गया, दैट मीन्स कि ये पहले नीचे आया। तो अगर ये नीचे आया और इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और इस पॉइंट से किसी जगह से ऊपर गया, तो यहाँ पर भी आप अपनी एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इसके नीचे आपका एसएल रहेगा और ये आपका टारगेट बन जाएगा। तो ये भी एक आपके पास ट्रेड का ऑप्शन रह सकता है। तो यहाँ पर व्यू ये है कि ये पॉइंट फिलहाल के लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये कोई एनालिसिस बेस्ड ट्रेड नहीं होता है। इस ट्रेड को हम कहते हैं कि मैं किसी और जोन को टारगेट कर रहा हूं, तो वहां तक पहुंचने के लिए मैं ये ट्रेड ले रहा हूं। दैट मीन्स हम टारगेट कर रहे हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन में आए, फिर मैं यहां से सेल देख सकता हूं। तो यहां तक पहुंचने के लिए फिर मैं अपोजिट साइड के स्कैल्प्स भी परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये तो था हमारा बायस आइडेंटिफाई करने का एक तरीका। तो अगर आपको बायस के और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बायस लिख सकते हैं। अब हम कंप्लीट 5 स्टेप सेटअप के सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जो कि है टाइम फ्रेम मास्टरी। अब हम देखेंगे कि अगर मैं स्कैल्प करता हूं या जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है, तो उसको टाइम फ्रेम्स के बेस पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान रख के देखो, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था टाइम फ्रेम्स में डेली बायस से। तो अगर आपका डेली बायस होता है तो उसके लिए जो आपके टाइम फ्रेम्स होते हैं वो आपका होता है पहले में वीकली, डेली और 4 आवर। और सेकेंड जो आपका बायस होता है वो होता है आपका 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट्स या 5 मिनट्स। तो दोनों में से आप एक डेली बायस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका होता है, अगर आप जनरल एनालिसिस करते हैं या आप जनरल ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो होता है कि अगर आपकी एनालिसिस 4 आवर पे हो रही है तो आपका जो सेकंड कंफर्मेशन है वो 1 आवर से आना चाहिए और आपकी जो एंट्री है वो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे होनी चाहिए। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन के रीसेंट चार्ट में हम देख सकते हैं, तो बिटकॉइन के रीसेंट चार्ट में हम देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है कि मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन में है और नीचे यहाँ पर एक पॉइंट लिक्विडिटी का था और मार्केट ने वहां से लिक्विडिटी ले ली है। तो सिंपली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी लेवल से ऊपर जा रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर जाकर अभी एक बेस बना रहा है, यानी कि हमें कौन सा मॉडल मिल रहा है, रैली बेस। रैली बेस के बाद हमें पता है कि दो चीजें हो सकती है, या तो रैली बेस रैली होती है यानी कि इसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, लेकिन वो हम ब्रेकआउट डायरेक्टली नहीं कैच कर सकते, या आप कर भी सकते हैं अगर आपके पास रिस्क पोटेंशियल अच्छा खासा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं दोबारा मार्केट लिक्विडिटी जोन में आकर फिर प्राइसेस ऊपर जाए, तो वो हमारा एक सेटअप बन सकता है। अगर हमारा यहाँ पर वो सेटअप नहीं बनेगा तो हमारा दूसरा सेटअप होता है जिसको हम कहते हैं रैली बेस वाइक ऑफ। तो रैली बेस वाइक ऑफ में क्या होता है कि सबसे पहले मार्केट जो है वो ऊपर जाता है और रैली देता है, उसके बाद कंसोलिडेशन देता है। तो कंसोलिडेशन में नॉर्मली इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर के बजाय ये नीचे ब्रेक करता है। तो इस केस में जैसे ही हायर लो बनता है या प्राइसेस वापस इस बॉक्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। इसके नीचे हमारा एसएल होता है और 1:3 मिनिमम टारगेट के लिए यहाँ पर हम जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रैली बेस वाइक ऑफ। वंस अगेन प्राइसेस जब रैली देता है फिर बेस बनाता है, हालांकि इसको ऊपर जाना चाहिए, ये नीचे आता है, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाते हैं, तो उसको हम रैली बेस वाइक ऑफ कहते हैं। तो ये हमारा अभी 4 आवर का व्यू बन रहा है। तो एक तो ये हमारा है, जैसे कि अभी मेरा व्यू बना है, तो एंट्री पॉइंट हमने अभी डिसाइड नहीं किया। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए अब मैं 1 आवर पे आता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ क्या हो रहा है। तो 1 आवर पे भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गया, फिर अब नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है और मार्केट ऑलरेडी क्या कर चुका है कि एक स्विंग बना चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ने 50% लेवल से मूवमेंट दी है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दैट मीन्स
अब मिनिमम इस हाई का ब्रेक तो होना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम दोबारा वेट करेंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन में आए, फिर यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब इस लिक्विडिटी जोन को कंफर्म कैसे करें, तो सिंपली उसके लिए आप यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगा सकते हो और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स की हाई एक्टिविटी है। तो ये आपका सेकंड मॉडल रहेगा। तो यहाँ पर हमारा व्यू अभी तक है। अब एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पर आपकी एंट्रीज जो है वो एक एक्यूरेट टाइप एंट्री बन जाती है और आपके एसएलओस भी जो है वो परफेक्ट रेंज में बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अब ब्रेक होता है तो हमें सिंपली दिख रहा है कि ये मेरा जोन ऑफ एंट्री है। तो इस हिसाब से जब मार्केट परफॉर्म करता है तो सिंपली हमें लगता है कि यहाँ पर ये आना चाहिए, इस बेस के नीचे मेरा एसएल होगा। तो बेटर एंट्री कैसे होती है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको समझा दूं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा जोन ऑफ एंट्री है तो हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर आएगा मैं एंट्री ले लूंगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है और इस जोन को ब्रेक करता है, फिर ब्रेक होने के बाद जब ऊपर जाए तब आप मिडल में एंट्री बनाकर फिर आपकी जो एंट्री हिट होती है वो एक सही एंट्री होती है एज कम्पेयर टू आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ रहे हैं, यानी कि मार्केट बहुत तेज गिर रहा है और आप लिमिट ऑर्डर से ट्रेड यहाँ पर कर रहे हो, तो वो चीज ना इनवैलिड हो जाती है यहाँ पर। तो इस चीज का भी आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मेरी एंट्री होगी और मिनिमम मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, हालांकि यहाँ पर आपको हाई के ब्रेक तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी एंट्रीज है वो और ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो ये था हमारा एक मास्टरी पॉइंट। और दूसरे में आप सिमिलर तरीके से क्या कर सकते हो, आप वीकली टाइम फ्रेम, डेली और 4 आवर का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी चार्ट पे आ जाता हूं जैसे कि USD CHF, इसमें हम क्या करते हैं, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं कि प्राइसेस ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली और ये रिसेंटली मेरा हाई और लो है, तो मैं इसको मार्क करता हूं जितना मुझे रिसेंट एनालिसिस करनी चाहिए, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की एनालिसिस। इसके बाद मैं आ जाता हूं अपने डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। हमें पता है कि ये इस तरीके से हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है। दैट मीन्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हम एक पुल बैक के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो उस पुल बैक को ट्रेड करने के लिए अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊंगा और मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करूंगा। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद एक लोअर हाई है। तो जैसे ही ये बेस यहाँ पर ब्रेक होती है तो हमारा एक व्यू बन जाता है कि मैं पुल बैक का ट्रेड कर सकता हूँ। ये इस यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मेरा एसएल रहेगा, क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम है तो ज्यादा बड़ा एसएल आप यहाँ पर नहीं ले सकते। और ये स्कैल्प ट्रेड है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड। तो सिंपली इसको फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। यहाँ से आपका ट्रेड होगा तो जो गोल्डन जोन है या लिक्विडिटी जोन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तक का भी हम टारगेट देख सकते हैं। और ये टारगेट कितना है, 1:5 के रेशियोज में। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो आप इसको इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वीकली, डेली, 4 आवर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि इसके साथ आपको डेली बायस को कंबाइन करना है। अब हम कंप्लीट 5 स्टेप सेटअप के थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। सबसे पहले मैं लिक्विडिटी आपको समझाता हूँ क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स, या सिंपल टर्म्स में कहें कि कितना किसी लेवल पे वॉल्यूम की एग्जीक्यूशन हो सकती है। तो मार्केट में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो है प्राइस जिससे आपकी डायरेक्शन डिसाइड होती है, और इसके साथ साथ आपका वॉल्यूम है। यही 2 फैक्टर्स है जो मार्केट में बाकी चीजों को बनाते हैं, जैसे कि RSI है, बॉलिंजर बैंड्स है, आपका कोई भी इंडिकेटर है, वो या तो प्राइस से बनता है या तो वॉल्यूम से बनता है। तो अगर आपको प्राइस और वॉल्यूम की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आती है तो इसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। तो मैं अभी भी कहता हूं, आज भी कहता हूं, चाहे ICT हो या SMC हो या और भी कोई कॉन्सेप्ट है, प्राइस प्लस वॉल्यूम की कॉम्बिनेशन जिसे नॉर्मली प्राइस एक्शन कहा जाता है, वो सारे कॉन्सेप्ट से सुप्रीम है। तो मैंने मोस्ट लोगों को देखा है कि वो BOS यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर को समझते हैं, लेकिन एक वॉल्यूम क्या होता है उसको नहीं समझ पाते हैं। आपको पता होता है कि सिल्वर बुलेट क्या है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता है कि अगर एक शेयर को बाई किया गया और सेम शेयर को सेल भी किया गया तो वॉल्यूम कितना आएगा, आपको ये समझ नहीं आ रहा। दैट मींस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई कि आप ट्रेडिंग में भी क्यों पीछे हो। तो आपका जो कंप्लीट फोकस होना चाहिए वो तो प्राइस की रीडिंग और वॉल्यूम्स की एग्जीक्यूशन पे होना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है वो डायरेक्शन को बनाता है, उसके मोमेंट्स को डिसाइड करता है,
और वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है। तो आइए हम वॉल्यूम्स की आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं। तो लिक्विडिटी, जैसे कि आपने नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स या और बाकी चीजों से सीखा होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर आपको वॉल्यूम से ही सिखाऊंगा। तो आप दो तरीके से वॉल्यूम यहाँ पर लगा सकते हैं। एक है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आकर वॉल्यूम्स को लगाना, जो कि आपको नीचे ये रेड एंड ग्रीन कलर के बार्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। चाहे इसका कलर रेड हो या ग्रीन हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों जगह ना तो बायर ज्यादा है ना तो सेलर ज्यादा है। वॉल्यूम हमेशा तब बनता है, मैं अगर एक वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं एक एप्पल का सेलर हूं और मैंने एक एप्पल को सेल किया और सामने वाले ने एक एप्पल को बाई किया, तो यहाँ पर मार्केट में आ जाता है एक वॉल्यूम। यानी कि जब एक शेयर का बाई भी होता है और सेल भी होता है, तो उस वक्त एक वॉल्यूम बनता है। दैट मीन्स वॉल्यूम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो इस कैंडल का टॉप हो, यहाँ पर किसी ने बाई भी किया है, यहाँ पर किसी ने सेल भी किया है। चाहे ये विक का टॉप हो, यहाँ पर किसी ने बाई भी किया है, यहाँ पर किसी ने सेल भी किया है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सर यहाँ पर तो बायर ज्यादा होता है। फिर इनकी बिड एंड आस्क में डिफरेंस होता है कि बायर्स जो है वो हायर प्राइसेस पे बाई करने के लिए तैयार होते हैं, जिस वजह से जो है वो सेलर्स को भी फिर बेचना पड़ता है, तो उससे बाइंग के बड़े मोमेंट्स आते हैं। तो सेलिंग मोमेंट्स की मैं बात करूं तो सेलर्स किसी भी प्राइस पे लोअर सेल करने के लिए तैयार है, तो बायर्स को मौका मिल रहा है बाई करने का, तो वो एक्यूमुलेट करते जाते हैं, तो उस वजह से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। तो नॉर्मली अगर आप इन वॉल्यूम्स को रीड करने जाओगे तो ये आपके लिए हार्ड रह सकता है। आप इनको भी यूज कर सकते हो, इस पे भी हमारी डेडिकेटेड वीडियो है, तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो चीज हम यूज करते हैं वो है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स। तो उसको लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करना है। तो इसके भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियोस अवेलेबल है, तो वो 3 पार्ट्स आप देख सकते हैं, तो आपकी वॉल्यूम्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये आपको दिखाता क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस जगह वॉल्यूम ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल्स को मार्क किया, तो ये हमें दिखाता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्राइस की रेंज है, तो यहाँ पर कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। आपको नंबर के साथ ध्यान नहीं रखना है, सिंपली आप ये देखो इस जोन में वॉल्यूम्स कम ट्रेड हुए, यानी कि ये जोन में बहुत कम वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखो कब आपको पता चलता है कि रीटेस्ट होगा। जैसे कि इसका ब्रेकआउट हो गया, चलो ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, देखो सबसे पहले रैली आई है, फिर उसके बाद यहाँ पर बेस बना, यानी कि रैली बेस। तो मैंने आपको कहा था कि रैली के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर आता है, फिर ऊपर जाता है। तो देखो मार्केट इसी लिक्विडिटी जोन में आया, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे जोन में वॉल्यूम्स की एक्यूमुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, फिर उसके बाद प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो अभी यहाँ पर इस टॉप पे लेना सही नहीं है, इसके बजाय यहाँ पर अगर इस वॉल्यूम जोन में आता है, इस डिमांड जोन की तरफ, तो फिर भी एक सही ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो वॉल्यूम्स आपको दिखाता है कि असली लिक्विडिटी कहां पर है। तो अगर मैं इस जोन की बात करूं कि कहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, तो ये जोन आपका रहेगा जोन ऑफ हाईएस्ट लिक्विडिटी। तो सिंपली अगर मैं किसी भी स्विंग में आऊं, जैसे कि अगर मैं देखूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये आपको दिखाता है कि मार्केट के वॉल्यूम्स एक तो यहाँ पर इस जोन में ज्यादा है, और सेकेंड पॉइंट मार्केट के वॉल्यूम्स इस जोन में सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो बीच में है इसकी रेस्पेक्ट नहीं होती है। मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से फॉल हुआ और इस जोन से लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ने एक बड़ा मोमेंट दिया है। तो ये आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स यूज कर सकते हो मार्केट की सिंपल लिक्विडिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसके साथ साथ आप डेली बायस यूज कर सकते हो और टाइम फ्रेम्स की कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। तो आपके पास एक कंप्लीट सेटअप बन जाएगा 3 स्टेप्स में ही। अब हम कंप्लीट 5 स्टेप सेटअप के 4th पॉइंट पर आते हैं, जो कि है पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। तो पोजीशन साइजिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को तो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पोजीशन साइज को समझते हैं। तो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर GBP USD के चार्ट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर पोजीशन साइज समझने के लिए सिंपली आपको ये समझना है कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है और आपका लॉस कितना होना चाहिए। देखो लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपको हमेशा इन द टर्म्स ऑफ मनी सोचना होगा कि मुझे कितना लॉस लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना रहा हूँ और ये मेरा SL बन रहा है, तो आपको कभी नहीं ये देखना है कि मैं 1 लॉट लेता हूँ, मैं 0.1 लॉट लेता हूँ। वो अप्रोच गलत होता है पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पर ट्रेड $50 का SL होता है और मैंने यहाँ पर 1 लॉट एग्जीक्यूट किया, तो 1 लॉट एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैं SL कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये मुझे सिर्फ $25 दिखा रहा है।
तो इस केस में आपको 2 लॉट लेने हैं। सिंपल बात है, आपको हमेशा एसएल जो है वो मनी टर्म्स में लेना है। आपका जो पोजीशन साइजिंग होगा वो भी आपके लॉस के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो कभी भी ओवर साइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसएल बड़ा बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक का आपका एसएल बन रहा है, जो कि आप कहते हो अरे सर यहां पर तो बड़ा एसएल बन रहा है, तो बड़े एसएल का कोई कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में है ही नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, नॉर्मली अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो और ये आपको एसएल दिखा रहा है 200 का, दैट मीन्स आपको यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय 4 करना है। दैट मीन्स इस केस में जो आपकी क्वांटिटी है वो एक लॉट नहीं होगा, वो सिर्फ 0.25 होना चाहिए। क्यों 0.25 होना चाहिए? क्योंकि आपको अपने लॉस को फिक्स करना है एट द रेट ऑफ $50। तो अगर आप यहाँ पर 0.25 क्वांटिटी लोगे तो आपका लॉस जो है वो 0.25 क्वांटिटीज में ही आपका काम हो जाएगा। दैट मीन्स आपको कभी भी अपना रिस्क नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है, तो आपको अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। कभी भी आप रैंडम पोजीशन साइजिंग ले लोगे तो आपके अकाउंट वाइप होने के चांसेस जो है वो हाई रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। तो ये तो था सिंपल यहाँ पर मैथमेटिक्स। या इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पर एसएल बन रहा है इतना बड़ा, जो कि नॉर्मली नहीं होगा, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का आपका एसएल जो है वो 400 बन रहा है, दैट मीन्स सिंपली आपको इस लॉस को डिवाइडेड बाय 50 करना है, तो आपकी जो क्वांटिटी बचेगी उसको आपको डिवाइडेड बाय 8 करना है। सिंपली आपको उस वक्त क्वांटिटी जो है वो एक लॉट डिवाइडेड बाय 8 उसको करना है, तो सिंपली आपको वहां पर 0.1 या 0.2 का कुछ मिल जाएगा, तो उस क्वांटिटी से आप उस वक्त ट्रेड कर सकते हैं। अलबत्ता कभी भी ये गलती नहीं करना कि आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे और अपने एसएल को आप बड़ा या छोटा करोगे, नहीं करना। एसएल चाहे बड़ा बने या छोटा बने, आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो आपके लॉस अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो रही यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात, तो सिंपली मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड किया करें, ताकि अगर आपके 10 में से 5 या 6 ट्रेडर्स भी सही हो जाए, जो कि ट्रेडिंग में पॉसिबल है अगर आप लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके कभी भी 10 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स प्रॉफिट में नहीं जा सकते। किसी भी ट्रेडर की दुनिया में 100% एक्यूरेसी नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, वो सिंपली झूठ बोल रहा है। तो ऐसा कोई केस ट्रेडिंग में होता ही नहीं है। तो इसलिए आपको सिंपली याद रखना है कि मिनिमम 1:2 से ट्रेड करना है या मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड करना है। इसका मतलब अगर आप $50 का लॉस ले रहे हो, तो जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तो मिनिमम 100 का, तो इसका मतलब होता है 1:2। और इसी तरीके से अगर आप 1:3 से करोगे तो मिनिमम आपको $150 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन करवाएगा और आपको फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है उसको हम कहते हैं एंट्री विद ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तो एंट्री करने से पहले आपको इनको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप ट्रेडिशनल वेज यूज कर सकते हो, जैसे कि हमें पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 कैंडल का सेटअप यूज करते हैं और उनके बीच में गैप देखते हैं। तो वो तरीके जो है वो ओल्ड फैशनड है। या ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए मोमेंटम कैंडल से पहले वाला कैंडल ड्रॉ करना है, वो भी पुराना तरीका है। और सिमिलरली सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का तरीका भी पुराना है। तो इनको सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल्स का ही यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गोल्ड के चार्ट में आता हूँ। तो इनको अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या किसी भी टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो, तो यहाँ पर आप देखो। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर मुझे इस स्विंग में फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करनी होंगी तो मैं मल्टीपल ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि एक मेरी रहेगी यहाँ से यहाँ तक, एक गैप मेरी रहेगी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये सही बात है, मैं इतनी गैप्स को मार्क कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज करूंगा तो वो मुझे सिंपली दिखा रहा है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बस एक ही जगह है, जो कि छोटी सी फेयर वैल्यू गैप है, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप बड़ी है तो इतनी है। तो इतनी छोटी फेयर वैल्यू गैप वर्क नहीं करती, आपको इसका कुछ करना ही नहीं है। तभी आप देखते हो कि ये फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ से काम नहीं किया। देखो अगर आप नॉर्मली इसको देखते हैं, यहाँ पर प्राइसेस पहले ऊपर गए हैं, आपने यहाँ पर एंट्री बनाई होती तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते थे और उसके बाद मार्केट ने सीधे ही यहाँ पर एसएल हिट किया। तो इससे आप यहाँ पर जो है वो नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप से बच सकते हो और आपकी ट्रेडिंग जो है वो सही हो सकती है। अब मैं नॉर्मली बात करूं सप्लाई या डिमांड जोन्स की, तो देखो जहां पर वॉल्यूम्स की एक्टिविटी हाई होगी तो वहां से आपके ट्रेड्स बनते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कहा, इससे पहले प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि ये जोन्स फ्लक्चुएटिव जोन्स होते हैं या हाई वॉल्यूम जोन्स है, तो इनमें से प्राइस बाहर भी जा सकता है, तो ये इशू नहीं होता है। तभी मैंने आपको कहा कि पॉइंट पे आ जाए तब एंट्री नहीं लेनी है, ऊपर से नीचे आए तब बेटर है। या अगर नीचे जा रहा है मार्केट
तो जाने दो, फिर जब ऊपर आएगा तब आप एंट्री बना लेना, लेकिन लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस ऊपर गए, नीचे आए, ब्रेक किया, इससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, देखो यहाँ पर भी आपका हिट नहीं हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट ने यहाँ तक का आपको सिंपली टारगेट दे दिया है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ से यहाँ तक का फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर सकता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पर एक मोमेंटम के कैंडल्स है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिमांड जोन मार्क करते हैं, जो कि बात आपकी सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम्स की एक्टिविटी तो उतनी खासा नहीं है, क्योंकि आपका जो वैल्यू एरिया है वो यहाँ पर है और वॉल्यूम्स यहाँ पर आपको एक्टिवेट हुए दिख रहे हैं। दैट मींस मार्केट ऊपर गया, इसी लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ से सेल की पॉसिबिलिटी थी। और सिमिलरली यहाँ पर मार्केट ने जो है वो बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा, ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट ने मूव किया, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स का सपोर्ट था ही नहीं। दैट मींस ये एक्चुअल में एक डिमांड जोन नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो आप सिंपली क्या काम कर सकते हो, इसको सीखने के लिए आप हमारी चैनल में आ सकते हो, आप सर्च में लिख सकते हो PHYZAN और यहाँ पर आपको ये वीडियोस देखने हैं। आपको पहले सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल्स का पार्ट 1 देखना है, फिर ये आप कवर करना, फिर ये कवर करना और फिर आप ये हमारा 4th वीडियो कवर करना जो हमने 6 डेज पहले डाला है। तो अगर आपको इनके अलावा और देखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो आप सप्लाई एंड डिमांड जोन देखें और वाई कॉल देखे, तो ये उनके लिए सजेशन रहेगी जो मार्केट में 2-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं। जो अब कंप्लीट बिगिनर्स है उनके लिए मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पर देखिए जो कि 4 घंटे का है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप कुछ ज्यादा ही बिगिनर हो, आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आपके लिए हमारा ये वाला वीडियो है बिगिनर टू प्रो इन 3.5 आवर्स, आप ये चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना था, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में आप हमारी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको वीडियोस की PDF नोट्स भी मिलेंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर।